रूहानी ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ी घर से ट्रेन में अकेले। नोएडा जाते हुए वे सोचती जा रही थी, आज मैं इस भीड़ का हिस्सा हूँ। मुझे कोई नहीं जानता। मैं भी इन लोगों में इन्हीं की तरह खो गई हूँ। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब मैं इसी भीड़ की रोल मॉडल होंगी। मन ही मन मुस्कुराती रूहानी पर किसी का ध्यान नहीं था। आज वाकई वह इस भीड़ का हिस्सा थी। लेकिन भविष्य किसने देखा है? शायद इसीलिए भविष्य के सपने सजाना दिखाना आसान है। बहुत सी दुकानें इसी स्वप्निल भविष्य को बेच रही हैं। बहुत से लोग दूसरों के भविष्य को दिखाकर अपना वर्तमान सुधार रहे हैं। नोएडा पहुंचते ही रूहानी ने उस एजेंट से संपर्क साधा। फिर उसी ने रूहानी को नोएडा से सटे एक सस्ते से गांव में पीजी में एक कमरा दिलवा दिया। मैंने कल तुम्हारे लिए एक ऑडिशन में नंबर लगाया है, ठीक 10 बजे पहुंच जाना इस पते पर। वह उसे पता लिखा कागज पकड़ा गया। सुबह सुबह तैयार हो रूहानी निश्चित समय पर निर्धारित स्थान पहुंच गई। नई जगह, नई संस्कृति। रूहानी थोड़ा असहज अनुभव कर रही थी। वहाँ लंबी कतार लगी थी। रूहानी का नंबर आते आते तीसरा पहर आ गया। भूखी प्यासी रूहानी थकान से बेहाल थी। अपना नाम पुकारे जाने पर चेहरा थोड़ा संवार कर वह अंदर पहुंची। जो लाइनें उसे दी गई थीं उन्हें उसने याद कर लिया था, किंतु पहली बार कैमरे के सामने बोलने के कारण उसके चेहरे पर कोई हाव भाव ना आ पाए। एक रोबोट की भांति उसने लाइनें बोल दी। जाहिर है वह इस ऑडिशन में नहीं चुनी गई। एक तो अनुत्तीर्ण होने का दुख, ऊपर से एजेंट से अच्छी खासी डांट सुननी पड़ी, वह अलग। एजेंट उसे अलग अलग जगह ऑडिशन पर भेजता, किंतु कैमरे के सामने आते ही पता नहीं रूहानी को क्या हो जाता। इसी भाग दौड़ में 3 माह गुजर गए। घर से जो पैसे लाई थी वे खत्म होने वाले थे। साथ रह रही अन्य लड़कियों का भी यही हाल था। सभी इस रुपहली दुनिया का हिस्सा बनने आई थी, किंतु कामयाबी किसी के भी हाथ नहीं लग रही थी। रूहानी के चेहरे का फायदा उठाने और कैमरे के प्रति उसकी झिझक मिटाने हेतु एजेंट ने पहले उससे मॉडलिंग करवाने की सोची। नियत समय पर रूहानी मालवीय नगर की गलियों में स्थित मॉडलिंग एजेंसी पहुंच गई। वहां भी लड़कियों की लंबी कतार। वहां का एजेंट बेशर्मी से लड़कियों के बदन को छू रहा था। हर लड़की के बदन के हर हिस्से का नाप ले रहा था और जोर जोर से उसे दूसरे लड़के को बताता जा रहा था, जो उसे एक कागज पर लड़कियों के नाम के आगे लिखता जा रहा था। हद तो तब हुई जब उसने रूहानी के आगे खड़ी लड़की के नितंब दबाकर पूछा, असली हैं? रूहानी के लिए यह सब अप्रत्याशित था, लेकिन कहते हैं ना, भट्टी में तपकर ही सोना कंचन बनता है। धीरे धीरे रूहानी भी ऐसे कल्चर की आदी हो गई। उसकी झिझक खुलने लगी। उसके हाव भाव, उसकी भाव भंगिमा में खुलापन आ गया। छोटे मोटे विज्ञापन कर कुछ पैसा भी आने लगा था। इस शहर में रहना अब रूहानी के लिए संभव होता जा रहा था। शायद रूहानी के एजेंट ने अपना लक्ष्य पाने को सही मार्ग अपनाया था। कुछ था उसकी आंखों में, उसके चेहरे में, जो उस एजेंट ने भांप लिया था। रूहानी को उसने फिर एक टीवी धारावाहिक के ऑडिशन हेतु भेजा। इस बार रूहानी को एक छोटा रोल मिल गया, लीड एक्ट्रेस की ननद की भूमिका निभाने का। शुरू में रूहानी को एक काम भी और कामों जैसा ही प्रतीत हुआ, जैसे दफ्तर जा रही हो। किंतु जैसे जैसे उस धारावाहिक की टीआरपी बढ़ने लगी, लोग उसके किरदार को पहचानने लगे। रूहानी का मकान मालिक अब उससे तमीज़ से पेश आता। कभी कभार उसके बच्चे अपने मित्रों सहित रूहानी के साथ सेल्फी लेने चले आते। उसे अच्छा लगता जब उसका एजेंट उसे किसी भी वेशभूषा में बाजार जाने से मना करता। अब तुम एक सेलिब्रिटी हो डार्लिंग, यूँ उठकर अब तो मार्केट नहीं जा सकती हो। अपना सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया करो। धारावाहिक करते करते रूहानी को 1 साल होने को आ रहा था। इस बीच अपने माता पिता से उसका संपर्क बहुत ही कम रह गया था। क्या करती समय ही नहीं था उसके पास। जब कभी मिलना होता तब उसके माता पिता ही चले आते उसके पास, लेकिन तब भी वह उनके साथ बहुत ही कम समय व्यतीत कर पाती। बेटा, इन अखबारों में तेरे और उस एक्टर के बारे में न जाने क्या क्या ऊटपटांग छपता रहता है। इस बार माँ ने बात छेड़ी थी, अभी तेरी उम्र ही क्या है, और इन बदतमीज़ों को देखो, कुछ भी छापते रहते हैं। रूहानी चुप रही थी। भले ही उसकी उम्र अभी केवल 19 वर्ष थी, किंतु सफलता और शोहरत का फल वह चखने लगी थी। फिर ऐसे में परिपक्वता जल्दी आ जाना क्या बड़ी बात है। सला सह कलाकार विनोद उसे बहुत पसंद था। हो सकता है उसकी आंखों के भाव किसी पत्रकार ने पकड़ लिए हों। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना कला जो होती है इनकी, इन्हीं रिपोर्टों के चलते
विनोद को रूहानी के मन की बात ज्ञात हो गई थी। एक दिन मौका देखकर उसने रूहानी को कॉफ़ी डेट पर बुलाया। दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आया। फिर तो अक्सर वे शूटिंग के बाद मिलने लगे। कभी कॉफ़ी तो कभी डिनर, कभी पब तो कभी डिस्को। 35 की उम्र पार कर चुके विनोद के साथ एक कमसिन सुंदरी लग गई थी। एक रात 5 सितारा होटल के डिस्को की भीड़ में नाचते नाचते विनोद ने अचानक रूहानी के अधरों पर अपने होठ अंकित कर दिए। इस अप्रत्याशित घटना से रूहानी कुछ कांप उठी, लेकिन विनोद ने उसकी कमर पर अपनी बाहों के घेरे को और कस दिया। फिर लगातार 1, 2, 3 चुंबनों के बाद रूहानी भी उसी लौ में बह गई। उसी होटल में पहले से बुक कमरे में विनोद ने रूहानी को अपना बना लिया। फिर रूहानी को विनोद का भरी भीड़ में हाथ पकड़ने या हंसकर उसके कंधे पर झूल जाने में कोई आपत्ति न रहने लगी। धीरे धीरे मीडिया में इन दोनों के प्रसंग इनकी तस्वीरों के साथ उछलने लगे। एजेंट के एतराज़ करने पर भी रूहानी ने एक न सुनी, लेकिन मीडिया के पूछने पर दोनों यही कहते कि वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। सोनी चैनल पर चल रहे तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक की लीड अभिनेत्री माँ बनने वाली है। अब ज़्यादा दिन तक यह रोल नहीं निभा पाएगी। तुम कहो तो उसके डायरेक्टर से इस विषय में तुम्हारी बात चलाऊं? रूहानी के एजेंट ने उसे अंदर की खबर दी तो रूहानी ने हामी भर दी। अपने करियर में आगे बढ़ने से वह खुश थी। आज का अखबार पढ़ा तुमने रूहानी? अचानक अपनी सह अभिनेत्री मिथिला का फ़ोन आने पर रूहानी को आश्चर्य हुआ। अभी नहीं, टाइम नहीं मिला। वह दरअसल मुझे सोनी चैनल पर चल रहे तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक की लीड अभिनेत्री का रोल ऑफर हुआ है ना, उसी की तैयारी में व्यस्त थी। क्यों, ऐसा क्या आया है अखबार में? वह रोल तुम्हें ऑफर हुआ है? मिथिला की हंसी की आवाज़ से रूहानी और भी हैरान हुई। यहाँ इस इंडस्ट्री में तो रोल छीनने की होड़ लगी रहती है। इस खबर से मिथिला को रोना चाहिए था, लेकिन मुझे लीड एक्ट्रेस का रोल मिलने पर वह हंस रही है। शायद तुम्हारे बिना जिया जाए ना धारावाहिक में तुम्हारे का किरदार विनोद की प्रेमिका के नाम ही आना लिखा है। वह दरअसल इस धारावाहिक की असली अभिनेत्री विनोद के बच्चे की माँ बनने वाली है और दोनों शादी कर रहे हैं। मैंने सोचा विनोद तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है तो तुम्हें तो ये खुशखबरी पता ही होगी। मिथिला ने आग में घी डाला। रूहानी का मन घुड़क उठा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा, विश्वासघात। उसने तेजी से फ़ोन ज़मीन पर पटक मारा। उसका मन शोक, घृणा, संताप से भर उठा। वह वहीं ज़मीन पर पसर गई। न जाने कितने घंटे वहीं पड़ी रही। देर शाम उसका एजेंट उसके घर के अंदर प्रविष्ट होते हुए बड़बड़ाया, कहाँ हो यार रूहानी, कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ। फिर उसकी दशा देख वह समझ गया कि खबर रूहानी तक पहुँच चुकी है। उसी ने रूहानी को वहाँ से उठाया, पानी पिलाया और फिर बिस्तर पर लिटाया। अगली सुबह भी एजेंट वहीं था। गुड मॉर्निंग कहते हुए उसने रूहानी को चाय का कप थमाया। क्या हुआ डार्लिंग, ऐसा तो होता रहता है। यू डोंट नीड टू गेट सो अपसेट। रियली? तुम्हें वाकई लगता है कि मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए? उस कुत्ते ने मेरे साथ। रूहानी फुंकार रही थी। देखो रूहानी, बीत गई सो बात गई। यहाँ काम करना है तो चमड़ी मोटी करनी पड़ेगी। टीवी की दुनिया लाजवाब है। रातों रात प्रसिद्धि, रातों रात कामयाबी। कल तक तुम एक छोटे शहर की अनजान जिंदगी जीने वाली लड़की थी, लेकिन आज तुम घर घर में जानी मानी हस्ती बन चुकी हो। तुम्हारे पास पैसा है, शौहरत है, लोग तुम्हारे आगे पीछे दौड़ते हैं। उस पर तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुम्हें सालों साल काम करना है, इसलिए तुम्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। जितना तुम आगे बढ़ती जाओगी उतना ही लोग तुम्हें कम समझ पाएंगे, और यही तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे अपने हित में होने चाहिए, ना कोई पारिवारिक निर्णय और ना कोई भावनात्मक फैसला। पूरी दुनिया की नज़र है तुम पर, ऐसे में कमज़ोर नहीं पड़ सकती तुम। इसका समय नहीं तुम्हारे पास। एजेंट ने रूहानी को खूब समझाया। लेकिन हर इंसान अलग मिट्टी का बना है, सबका व्यक्तित्व अलग होता है। रूहानी को ऐसे फरेब की कतई उम्मीद नहीं थी। जनवरी की सर्द हवाओं के साथ बाहर फैला घना कोहरा उसके अंदर भी जमने लगा था। बाहर का उदास रंगहीन मौसम उसके अंदर भी पसरने लगा था। रूहानी न ढंग से खाती, न किसी बातचीत में उसका मन लगता, न मुस्कुराती। कई दिन लग गए उसे सामान्य होने में, किंतु समय अपना चक्र घुमाते हुए सबको अपनी धुरी पर ले ही आता है। लेकिन इस बीच उसके हाथ से वह लीड एक्ट्रेस का रोल जाता रहा। अब उसके पास कोई काम नहीं था, फिर भी वह थी तो एक टीवी अभिनेत्री ही। अपना रहन सहन उसे उसी हिसाब से बरकरार रखना था।
पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। इसी बीच उसने जो हाथ आया वही काम करने का निश्चय किया। एजेंट की मदद से उसने एक रियलिटी शो में भाग लिया जो देश के बाहर था। रूहानी प्रसन्न थी कि इस बहाने से वे विदेश घूम आएगी और कुछ पैसे भी कमा लेगी। शो में उसकी मुलाकात रंजन से हुई, जो उसका टीममेट था। रंजन भी एक छोटे शहर का लड़का था जो इस रंगीली दुनिया में अपने को आजमाने आया था। अभी तक उसे सिर्फ धक्के ही मिले थे। यह उसका पहला शो था। रूहानी और रंजन की अच्छी पटने लगी। टूटे दिल को एक आसरा मिलने लगा था। रंजन और रूहानी का अच्छा तालमेल उन्हें जीत की ओर अग्रसर करता गया। आखिर उन दोनों की टीम जीत गई। अच्छा खासा पैसा मिला। अपने देश लौटते समय हवाई जहाज में रंजन ने रूहानी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अपनी टीम जारी रखोगी? क्या तुम मेरा प्यार स्वीकार करोगी रूहानी? रंजन ने रूहानी को प्रपोज कर दिया। रूहानी बेहद खुश थी। एक तो जीत, उस पर पैसा और अब प्यार भी। और क्या चाहिए किसी 21 वर्षीय को। रंजन अब तक पीजी में रहता था और रूहानी किराए के घर में रहती थी। दोनों मिलते, संग साथ समय व्यतीत करते, फिर अपने अपने घर लौट जाते। रूहानी, ऐसे तो जो पैसा हम दोनों ने जीता है वह खत्म होता चला जाएगा। इससे अच्छा है हम उसे अपने भविष्य के लिए कहीं निवेश कर दें। रंजन की बात में तर्क था, अतः दोनों ने आपसी सहमति से एक घर बुक करा लिया। तुम लोन की चिंता मत करना। तुम्हें इस झंझट में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ राशि हमारे पास है ही और कुछ मैं पर्सनल लोन ले लूँगा। ईएमआई में भरता रहूँगा। बस कागजी कार्रवाई करवा लेते हैं। लोन लेने की आवश्यकता के कारण घर रंजन के नाम बुक हुआ। तुम बस हमारे घर को सजाने की चिंता करो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है। रंजन की इन बातों से रूहानी चहक उठी थी। रूहानी ने अपने एजेंट के द्वारा रंजन को काफ़ी काम दिलवाया और खुद घर सजाने बसाने में व्यस्त रहने लगी। कभी कभार एक दो भूमिका निभा लेती, लेकिन काम का बोझ और दबाव उसे अब रास न आता। अब उसका मन प्यार, घर गृहस्थी में रमने लगा था। रंजन और वह रहते भी एक ही घर में थे। आजकल का प्यार ना तो सीमाएं जानता है और ना ही मानता है। उन दोनों ने अभी शादी नहीं की थी, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की डोर थाम चुके थे। रंजन नई निवली दुल्हन की तरह रूहानी को उठाकर कमरे में ले जाता और दोनों प्रेम रस में भीगकर आनंदित हो उठते। यूं ही साथ रहते हुए प्यार के सागर में हिचकोले खाते दोनों रिश्ते के अगले पड़ाव पर पहुंच गए। माना कि दोनों ने सोच समझ कर एक कदम नहीं उठाया था, किंतु प्यार के बीज को पनपने से कोई रोक पाया है भला? जब रूहानी को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसने रंजन को बताने की सोची। थोड़ा डर भी था मन में कि पता नहीं रंजन की प्रतिक्रिया कैसी होगी। रात को सोते समय उसने रंजन का हाथ हौले से अपने पेट पर रख दिया। बस इतना इशारा काफ़ी था। रंजन समझ गया। इस खुशी का मौके पर उसने रूहानी के गाल पर अपने प्यार का चुंबन अंकित कर दिया। रूहानी प्रसन्न भी थी और संतुष्ट भी। अब वह रंजन से जल्दी शादी करना चाहती थी। जीवन की नाव सुख सागर में गोते लगा रही थी कि अचानक एक दिन रंजन की गैर मौजूदगी में रूहानी ने उसका फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से एक लड़की बोल रही थी। हेलो, कौन बोल रहा है? आपको रंजन से बात करनी है ना? वैसे मैं घर पर नहीं है, मार्केट गया है। गलती से फ़ोन घर भूल गया है। आप मुझे बता दीजिए क्या काम है आपको? रूहानी ने कहा। तुम्हें बता दूँ? तुम हो कौन रंजन की? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं। गर्लफ्रेंड? कुछ पलों की खामोशी के बाद वह बोली, तुम मुझे अपना पता देना प्लीज़। मैं उसकी पुरानी फ्रेंड हूँ, उसे सरप्राइज़ देना चाहती हूँ। रूहानी ने उसे अपना पता लिखवा दिया। बस उसी शाम उनके प्रेम नीड़ में तूफान आ गया। अचानक वह लड़की उनके घर आ धमकी। दरवाज़ा खोलते ही उसने रंजन को एक तमाचा जड़ा और जोर जोर से लड़ने लगी। रंजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिता मेरे डैड के मातहत हैं। इस चुड़ैल के साथ मिलकर तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। मैं कपड़े की गुड़िया नहीं हूँ। मैं रोती नहीं, रुलाती हूँ, समझे? लगभग चीखती हुई वे रूहानी की ओर मुड़ी, फिर उसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया। रूहानी इस तरह के बर्ताव के लिए तैयार न थी। वह लड़की रूहानी पर टूट पड़ी, उसे पीटने लगी। शोर सुनकर कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को रूहानी से अलग किया। इस घटना से रूहानी की जिंदगी में शोर सुनकर कुछ पड़ोसी इकट्ठा हो गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस लड़की को रूहानी से अलग किया। इस घटना से रूहानी की जिंदगी में उथल पुथल मच गई। अचानक उसका जीवन ऐसे मोड़ पर आ गया था कि आगे उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था।
अकेली रूहानी सारा दिन उदासीन पड़ी रहती। रात को जब रंजन घर लौटा तो दोनों में घमासान होता। रंजन रूहानी पर हाथ भी उठाने लगा था। अवसाद से घिरी रूहानी को आगे की राह दिखाई नहीं दे रही थी कि वे क्या करे, कि रंजन से उसका रिश्ता फिर मजबूत हो जाए। सोच सोच कर वे और भी अवसादग्रस्त होती जा रही थी। वह सारे घर में कलपती से घूमने लगी। स्वयं को अपेक्षित महसूस करती रूहानी छटपटाने लगी कि क्या करे, कैसे मुक्ति पाए इस अवसाद से। क्या फ़ायदा इस सौंदर्य का, इस शोहरत का, जब कोई इसे प्यार ही न करे। क्या इस जीवन में उसके लिए प्यार पाना संभव नहीं। इसी उधेड़-बुन में रूहानी उठी और अगली सुबह एक ही खबर सारे टीवी चैनलों पर बार बार दिखाई जा रही थी कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रूहानी ने अपने घर में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। बस फिर सब तरफ वही शो, उसी की चर्चा। टीवी इंडस्ट्री में रूहानी के सहकर्मी, उसके तथाकथित मित्रगण अलग अलग कहानियां बयान करने लगे। न्यूज़ चैनलों को एक बढ़िया मुद्दा मिल गया अपनी टीआरपी बढ़ाने का। एक चैनल ने रूहानी के इस कदम का दोष रंजन के जीवन में दूसरी लड़की के प्रवेश को दिया। आधार था पड़ोसियों से की गई बातचीत। तो दूसरा चैनल कहने लगा कि रूहानी गर्भवती थी और वह रंजन पर शादी का दबाव डाल रही थी, पर वह मान नहीं रहा था, इसलिए रूहानी ने आत्महत्या कर ली। तीसरा चैनल रूहानी के कुछ दोस्तों के बयानों के आधार पर कहने लगा कि रूहानी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि रंजन ने उस दूसरी लड़की के साथ मिलकर उसका खून किया है। यानी जितने मुंह उतनी बातें। अंतिम संस्कार के समय काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सह कलाकार, आम जनता और इन सब के बीच छिपे रोते बिलखते रूहानी के माता पिता। इतनी भीड़ देखकर कौन कह सकता था कि यहाँ उसका अपना कहने को उसके मन की टोह लेने वाला कोई न था। रूहानी चली गई। शायद संवेदनशीलता का यहाँ कोई काम नहीं। अपने घर में जिस धन व प्रसिद्धि की खोज में रूहानी निकल पड़ी थी, वैसे मिल तो गई, लेकिन इंसान की खोज कब रुकी है भला। धन प्रसिद्धि के पश्चात प्यार पाने की खोज, प्यार के पश्चात अपना घर बसाने की आकांक्षा, यह सूची कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।